अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 20 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इसमें हम डीएनए के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर फार्मूलाज के अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं उनको हम पढ़ेंगे और इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस ईयर में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म किया, अपना जो है वो उसने कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसमें जो है वो मैंने आपकी बुक का ही पेज जो है उसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। A German chemist, Friedrich Miescher, discovered DNA in 1869 and only 4 years after Mendel's work was published. Miescher extracted a white substance from the nuclei of human cell and fish sperm. He called this substance as nuclein because it seems to be specifically associated with the nucleus. यानी इसने जो है वो ह्यूमन सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर से एक वाइट सब्सटेंस जो था उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया था, अलहदा किया था, और उसने इस सब्सटेंस को न्यूक्लियन का नाम दिया। जब इस न्यूक्लियन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एसिडिक थी। ठीक है, इस न्यूक्लियन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एसिडिक थी और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। फॉर 50 years बायोलॉजिस्ट डिड लिटिल रिसर्च ऑन दिस सब्सटेंस, यानी न्यूक्लिक एसिड पे बहुत थोड़ा काम हुआ, बिकॉज नथिंग वाज नोन ऑफ इट्स फंक्शंस इन दिस सेल। यहाँ तक जो है वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन 1920s में the basic structure of nucleic acid was determined by a biochemist whose name was P.A. Levin, who found that DNA contains 3 main components. इसने बताया कि डीएनए के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अ फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 अ 5 कार्बन शुगर, एंड नंबर 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ये कौन कौन सी हैं? प्यूरीन एंड गवानीन। प्यूरीन्स जिसमें एडिनिन और गवानीन आती हैं, और दूसरी जो है वो पायरिमिडीन है जिसके अंदर आती हैं थायामीन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, यानी 2 ग्रुप्स हैं, एक प्यूरीन्स हैं और दूसरी जो है वो पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरीन्स के अंदर एडिनिन एंड गवानीन आती हैं और पायरिमिडीन्स के अंदर आती हैं थायामीन एंड साइटोसिन, लेकिन आरएनए में थायामीन की जगह पर यूरासिल होता है। Levin concluded that DNA and RNA molecules are made of repeating units of nucleotides. इसका क्या मतलब हुआ कि डीएनए जो है ये एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, और इस चेन की जो है वो मोनोमर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इसकी जो बेसिक यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं? वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जिस तरह हमने जो है वो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बनती हैं, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज से के यूनिट से मिलके बनते हैं। तो इसी तरह जो है डीएनए और आरएनए जो है ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं बॉन्ड के ज़रिए तो ये मिलके जो है वो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। अब ये लिंकेज कैसे होती है? न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड लिंकेज कैसे बनती है? इन अ न्यूक्लियोटाइड nitrogenous base is attached to the carbon number 1 of the pentose sugar and phosphate group is attached to the carbon number 5 of the sugar. इसके लिए आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर पोजीशनिंग दिखाई गई है। देखें यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है। जो नाइट्रोजनस बेस है ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर बताया हुआ है इसका, एक 6 कार्बन रिंग बनाई हुई है। तो ये बेसिकली क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, और ये एक दरमियान में इसकी राइबोज शुगर है, क्योंकि हमने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं?
एक नाइट्रोजनस बेस है, एक राइबोज शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये कार्बन नंबर 1 पे लगी हुई है राइबोज शुगर की, और जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कार्बन नंबर 5 पे अटैच है। नो होता क्या है? Levin concluded that DNA and RNA molecules are made up of repeating units called nucleotides. In a nucleotide, nitrogenous base is attached to the carbon number 1 of the pentose sugar, phosphate group is attached to the carbon number 5 of the sugar, and a free hydroxyl group is attached to the 3 carbon atom, and 5 prime phosphate and 3 prime hydroxyl group allow DNA and RNA to form a long chains of nucleotides because these two groups can react chemically with each other. The reaction between the phosphate group of one nucleotide and hydroxyl group of another nucleotide is a dehydration process. Dehydration का मतलब ये है कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दोनों ग्रुप्स के दरमियान में, और इस लिंकेज को क्या कहा जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्यों कहा जाता है? बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज नॉट लिंक टू दी टू शुगर्स बाय मीन्स ऑफ अ पेयर ऑफ एस्टर लिंकेज। ये एस्टर बॉन्ड को शो किया हुआ है। द 2 यूनिट पॉलीमर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन हैज़ अ फ्री 5 prime phosphate group at one end and a free 3 prime hydroxyl group at the other end. So it can link to the other nucleotides. In this way, thousands of nucleotides can join together in a long chain. इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस के अंदर देखें कि ये 3 प्राइम पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 के साथ जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो बेसिकली जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के साथ और अगले न्यूक्लियोटाइड के जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्डिंग होती है। इस तरह ये बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, 1 न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। पहले न्यूक्लियोटाइड की ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एट 3 प्राइम एंड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की का फॉस्फेट ग्रुप है एट दी 5 प्राइम एंड। इनके दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पर एक जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से हाइड्रोक्सल निकला H प्लस OH जो है ये क्या बन गया? वाटर। यानी यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया और डिहाइड्रेशन के तौर पर यहाँ पर जो है ये ग्रीन में जो शो किया गया है ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो बन गई और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में बन गई। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी भी फ्री है और इस न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अभी भी फ्री है। यानी यहाँ पर अगले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप भी आके बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पर अगले न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर आके बॉन्ड बना सकता है। तो ये चेन चाहे जितनी भी लंबी हो जाए तो इसके चेन के एंड पर हमेशा एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा और 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स। और इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो डीएनए की भी हो सकती है और आरएनए की भी हो सकती है। डीएनए और आरएनए में कुछ जो हैं वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, बाकी उनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर बुक की इस डायग्राम के अंदर आपको जो है वो डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है और ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। देखिए डीएनए के अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है 5 कार्बन शुगर ही, लेकिन यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। जबकि आरएनए के अंदर वही शुगर है जो कि राइबोज जो है वो शुगर है, वही राइबोज जो है वो
6 कार्बन शुगर है और यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो ये यहाँ से इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। एक डिफरेंस मैंने आपको टेक्स्ट में बताया कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो थायामीन होती है, जबकि आरएनए के अंदर थायामीन की जगह पर यूरासिल होता है। ये एक जो है वो फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाया गया है पूरा, और यहाँ पर आपको नाइट्रोजनस बेसिस दिखाई गई हैं। पहले आपको प्यूरीन्स दिखाई गई हैं जो कि लार्जर सब यूनिट्स हैं, क्योंकि ये डबल रिंग्ड होती हैं। देखिए इसमें आपको 2 रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये दोनों ही डबल रिंग्स होती हैं, 2 रिंग्स इसमें नज़र आ रही हैं आपको, और ये होती हैं एडिनिन प्लस ये गवानिन। कलेक्टिवली इनको कहा जाता है प्यूरीन्स। दूसरी जो हैं वो सिंगल रिंग्ड हैं, जिसमें साइटोसिन आती है, थायामीन आती है और यूरासिल आती है। डीएनए के अंदर थायामीन होती है और आरएनए के अंदर यूरासिल होती है, और इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। ठीक है, अगर डीएनए होगा तो साइटोसिन एंड थायामीन, और अगर आरएनए होगा तो साइटोसिन एंड यूरासिल, तो इनको हम पायरिमिडीन्स कहते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं एरवन Chargaff later showed that amount of adenine in DNA always equals to amount of thiamine, and amount of guanine always equals the amount of cytosine. It also implies that there is always equal proportion of purines and pyrimidines. Later on जब DNA का जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन किया गया और इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया गया, तो पता चला कि जो है जब इसका जो है वो फ्रैंकलिन ने इसका एक्सरे डायफ्रैक्शन किया और इसका जो वाटसन क्रिक मॉडल में जब डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, तो पता चला कि साइटोसिन जो है ये ऑलवेज मेक्स अ बॉन्डिंग विद द guanine, and it makes a triple bond with the guanine, and adenine makes bonding with the thiamine and it has double bond with the thiamine. तो ये एडिनिन और थायामीन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और साइटोसिन और गवानीन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और जिसकी वजह से जितनी साइटोसिन का प्रोपोर्शन होता है उतना ही गवानीन का होता है, और जितना एडिनिन का होता है उतना ही थायामीन का होता है। तो कल हम इंशाल्लाह जो है डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो उसको स्टडी करेंगे।